कल बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया, कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैकफर्सन झील गए और वहां पम्मी पागल हो गई, फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गया चंदर? उसने तो अच्छी बात कही थी। यह तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो या संबंधों में ना आए, उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों, तुम उदास क्यों हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए, समझ गए? तुम लालची आदमी, चाहते होगे या भी अंतर न रहे, इसलिए तुम उदास हो गए। छी। होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली। तुम तो मजाक करने लगी, चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास ना हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपना है और तुम में क्या है? वाह रे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए? तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा। नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूं कि कितने ही जल प्रलय हों, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा यह कभी मैं सोच नहीं पाता, चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करते हुए बोली, चंदर मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ बोलूं? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। मैं क्या कहूँ? मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें? और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर कांप गया। आज सुधा को यह क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंतर। चंद्र हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिंती चाय ले आई 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिंती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झींपती है? झींपती कहाँ हूं? बिंती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवाइन जी, अच्छी तरह से, चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिंती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई। बिंती ने झुककर एक अंगूछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके न रोने लगे। सुन बिंती, एक लड़की ने कहीं ने छू लिया तो आप आज उदास थे, अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट ना कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत कराना है, चंदर ने कहा। अब मैं निडर हूं, कहो बिंती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिंती झेंप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझे कोई मतलब नहीं, हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे, हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिंती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिंती दोनों ही का इम्तहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई,
लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदन ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदन ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अनपढ़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदागोदी कर रही है। सुधा, एक गहरी अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माँ बदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदर, सुधा बिगड़ कर बोली। तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़ी महत्वपूर्ण है, कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखें तो। चंदर ने किताब खींच ली। टॉजिक की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते यह 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदन ने सुधा की बाह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे, और क्या। आहा कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी। लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए, वो भी लिख कर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या, पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या, सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं। अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी, डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 शॉल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर। बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा शॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से शॉल का क्या करोगी, अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीजों का इंतजाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती, उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी, वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गया। अब क्या पढ़ रही है, चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, क्यों, इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई थी तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहां से मिलती, चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचवाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई लेकर आया। जाओ बिनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी, चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा।
अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ लो कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिंदी मुस्कुराते हुए बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। मुझे मालूम है, बिंदी मुस्कुराते हुए बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेंप गया। बिंदी चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु। हमसे भी ज्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है या? और कविता भी करती है या? तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती, ताजुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला उड़ना। चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कभी बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंद्र की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदन ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात कही, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा और फिर भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, बिरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में 1 करोड़ रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़की की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदन ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही। तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वह बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है, एक मेरा सहपाठी था। वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना है कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो बिरह, रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है, चंद्र बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बचा रहा तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखें बिनती हमारी है या सुधा की? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे, सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तरियां धोकर रख दें, और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंद्र बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं, आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंद्र ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेंप जाती हो तो हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेंप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचा कर इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बहुत अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थीं जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेमती थीं तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों की कटोरी जैसे 2 छोटे छोटे गड्ढे।
और बिंती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर को देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा सुधा, जरा बिंती की आंख देखो। इस वक्त आई अभी बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिंती बोली, हाँ बनवाओगी ना आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना। बहुत बोल रही थी, अब बताओ, बताएं क्या। अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना, अब अपनी ससुराल में बोलना टुइयां ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत क्या कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है। अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहे मानिए, बिंती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिंती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिंती बोली नीचे जमीन की ओर देखते हुए, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न क्या कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, हाँ यही तो बात है। बिंती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़कर उस दिन दूबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिंती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकते हुए बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिंती को आंसुओं का तार बन गया था। सुधा बगल के कमरे में सब कुछ सुन रही आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिंती क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी अब रोना मत, अच्छा हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ मुंह धोआओ। बिंती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बड़े दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत क्या करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह हुआ नहीं करूंगी। तुम इस फेर में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिंती आ गई, वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिंती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुर्राने लगे, बिल्ली कहेंगी। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मार कर कहा। बिंती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहेंगी, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहां जाकर सुधा ऊधम न मचाती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। बिंती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिंती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीनों तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात से पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहां अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संबंध पर मैंने निबंध लिखा था, उसी का।
तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा लिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएंगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही हैं और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिनती बोली। दीदी तो गई हैं गेसू को बुलाने, आज गेसू की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिनती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी, जंगली कहीं की। उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 सिंगार करेंगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काट के? अभी तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल लिया आदत ससुराल में रहने की, चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। पकौड़ियाँ डाल चुकी थी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा, फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदन ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे। सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदन ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। बिनती बोली। क्या करेगी तू? चंदन ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान के बुंदे बनवा लेंगे। बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे। क्या? या नहीं बताते? देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, या तुम जानती हो? चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़ी ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, बिनती बोली और एक गर्म पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थी मल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें? पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो यह गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा? और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोलें या ना खोलें? अच्छा, खत तक तो हमसे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछकर खोलोगी? अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। या तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे? हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छिपाकर सुधा बोली। तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ, चंदन ने कहा। लगाकर देखें। और उठकर सुधा चल दी। बिनती, 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपने साड़ी में लगा रही है।
वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा इसे। चंद्र मौका नहीं चुका और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों से लाज की रत्नारी लपटें फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? बिंदी इतने में तश्तरी में पकौड़ी रख कर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज, अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिंती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। चंदर और सुधा दोनों छींप गए। लो घेसू आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिंती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिंती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़ी ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, घेसू, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिंती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिंती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तश्तरी में हलवा रख कर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे, जरा घेसू से बात कराएं। बिंती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे पर नीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदाबर्स, बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, घेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कहे आए। फिर मुड़कर बोला, आप तक हलवा खत्म कर देंगे? चंद्र हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, घेसू की गजल सुनो यहाँ बैठकर, आवाज आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए घेसू तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा यहाँ से सुनना, बैठे बैठे। सुधा चली गई। घेसू ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और नींदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो, सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा। और उसके मुंह में हलवा ठूंस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और घेसू के बारे में बताने लगी। घेसू गर्मियां बिताने नैनीताल जा रही है, वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगे और मंगनी की रस्म ही पूरी करेंगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह।